अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो एक खूबसूरत और इम्पोर्टेंट पोइम अ बर्ड केम डाउन द वॉक के बारे में है, जिसे बहुत वेल नोन पोइटेस इमली डिकिंसन ने लिखा है। बज़ाहिर ये पोइम एक आम से परिंदे के बारे में है, लेकिन अगर हम गौर से इसे पढ़ें तो इसमें कुदरत की खूबसूरती, ज़िंदगी की जद्दोजहद, खौफ, आज़ादी, इंसान और फितरत के तल्लुक़ जो हैं उनके थीम्स को ज़ाहिर किया गया है। इस पोएम में जो पोइटेस है वो एक बर्ड को बहुत करीब से ऑब्ज़र्व करती है और उसके मुख्तलिफ एक्शंस के ज़रिए हमें नेचर की एक ऐसी तस्वीर दिखाती है जिसमें खूबसूरती भी और सख्ती भी है। आज हम इस वीडियो में पोएम के समरी, उसके थीम, सिम्बल्स, लिटरेरी डिवाइसेस, टोन, मूड और स्ट्रक्चर और साथ साथ जो स्टांजा की लाइंस हैं उनको आसान उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पोएम का असल मतलब है वो अच्छी तरह से हम पर वाज़िया हो जाए। तो सबसे पहले ये जो पोएम है इसका जो टाइटल है ये बहुत सिंपल है और नेचुरल है, ठीक है। यहाँ पर जो एक परिंदा है वो राह गुजर पर आ जाते हैं और स्पीकर उसे क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन पोएम सिर्फ एक बर्ड की ऑब्जर्वेशन नहीं है। इससे छोटे से वाक़े के ज़रिए जो डिकिंसन है वो नेचर, फ्रीडम, फियर, वायलेंस, ब्यूटी जैसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लोर करती है। यहाँ स्पीकर से मुराद पोएम में मौजूद वो शख्स है जो बर्ड को देख रहा है, जबकि जो नेचुरल वर्ड है उससे मुराद फितरत और उसमें मौजूद तमाम लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि इस पोएम में जो बर्ड है वो वाकवे पे आता है, ठीक है, और स्पीकर उससे देखता है, लेकिन बर्ड को ये मालूम नहीं है कि उसको स्पीकर देख रहा है। वो अर्थवर्म को पकड़ता है, उसके दो हिस्से करता है और उसका जो रॉ है वो खा लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो फितरत है उसकी सख्ती, ब्रूटैलिटी को जाहिर किया गया और साथ साथ जो सर्वाइवल है वो भी दिखाया गया। इसके बाद जो है ना वो बर्ड वो ड्यू ड्रॉप्स पीते हैं, इसके बाद वो और यहाँ पर ये जो ड्यू ड्रॉप्स पीना ना, मतलब घास के ऊपर जो पानी के छोटे कतरे आए होते हैं उनको पीना, ये मंजर बहुत काम है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस, जिसमें एज़ कम्पेयर टू द अर्ली सीन जो कि बहुत वायलेंट दिखाया गया था, जिसमें जो परिंदा है वो एक अर्थ फॉर्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसके बाद बर्ड जो है वो एक बीटल को पास होने देता है, यानी हर वक्त एग्रेसिव बिहेवियर नहीं दिखाता। फिर उसकी जो आइज़ हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया रैपिड आइज़, और उसकी जो नर्वसनेस है और जो अलर्टनेस है उसको दिखाया गया है। अलर्टनेस का मतलब है किसी पॉसिबल डेंजर के लिए मुसलसल चौकस रहना, ठीक है। स्पीकर बर्ड को फ्रेंडली गेस्चर के तौर पर एक रोटी का टुकड़ा देता है, ठीक है, वो ऑफर करते हैं, लेकिन बर्ड उसे काइंडनेस के तौर पर नहीं समझता बल्कि डेंजर महसूस करके उड़ जाते हैं। आखिर में जो इसकी फ्लाइट है उसको और यानी कश्ती चलाने वाले चप्पू और बटरफ्लाई से कंपेयर किया जाता है, जिससे उसकी जो फ्लाइट है वो ग्रेसफुल दिखाई देती है और फ्री भी दिखाई देती है। इस तरह जो पोइम है वो नेचर के अंदर मौजूद जो ब्यूटी और जो वायलेंस है दोनों के को एग्जिस्टेंस को दिखाती है, ठीक है। इसके बाद थीम है ब्यूटी एंड ब्रूटैलिटी ऑफ नेचर। ये जो सेंट्रल थीम है इससे मुराद ये है कि नेचर सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल और पीसफुल नहीं है, बल्कि इसमें ब्रूटैलिटी भी मौजूद है। ब्रूटैलिटी का मतलब है कि सख्ती, बेरहम या वायलेंस, जबकि जो ब्यूटी है वो खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया गया है। बर्ड का अर्थ फॉर्म को मारकर खाना नेचर की जो ब्रूटल साइड थी वो दिखाता है, क्योंकि ये सर्वाइवल के एक ज़रूरी एक्शन था, लेकिन यही बर्ड जब डेंजर महसूस करता है तो फ्राइटेंड हो जाता है। इससे उसकी जो वेलनरेबिलिटी ना वो ज़ाहिर होती है। वेलनरेबिलिटी का मतलब ऐसी हालत में या ऐसी हालत जिसमें कोई क्रिएचर आसानी से हर्ट या थ्रेटन्ड हो सकता है, ठीक है। आखिर में जो बर्ड की फ़्लाइट है वो जो है ना बहुत ग्रेसफुल, एलिगेंस या फ्री दिखाई गई। इसलिए डिकिंसन हमें बताते हैं कि नेचर में वायलेंस और ब्यूटी एक दूसरे के ऑपोजिट होने के बावजूद भी साथ साथ मौजूद हैं, ठीक है। इसके बाद है नेचर एज अ वर्ड ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे। अब यहाँ पर जो है ना प्रीडेटर और प्रे का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लेन किया गया है। प्रीडेटर वो क्रिएचर होता है जो दूसरी क्रिएचर को शिकार करके खाता है, जबकि प्रे वो क्रिएचर होता है जो शिकार बनता है। इस पोएम में जो बर्ड है वो प्रीडेटर है क्योंकि वो अर्थ फॉर्म को पकड़ कर खा लेते हैं, जबकि जो वाम है वो प्रे है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही बर्ड इंसान के सामने खुद को वेलरेबल महसूस करते हैं और खौफ की वजह से उड़ जाता है। इससे हमें मालूम होता है कि नेचर में एक क्रिएचर एक सिचुएशन में पावरफुल और दूसरी सिचुएशन में वीक हो सकती है। सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट जो है उससे मुराद यह है कि ज़िंदा रहने के लिए क्रिएचर्स जो है ना वो अलर्ट भी होते हैं, उनको फूड और इंस्टिंक्ट और जो उनकी इंस्टिंक्ट होती है उसकी ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो इंस्टिंक्ट वर्ड है ना, इससे मुराद वो नेचुरल बिहेवियर है जो क्रिएचर बगैर सोचे नेचुरली फॉलो करती है, ठीक है। इसके बाद है ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर।
और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग और नेचर का जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। स्पीकर एक बर्ड को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है तो बर्ड को नहीं पता इनिशियली कि स्पीकर मुझे देख रहा है, ठीक है। जब स्पीकर फिर इसे क्रम ऑफर करते हैं तो इंसान को जो इंटेंशनली फ्रेंडली बिहेवियर होता है वो शो होता है, लेकिन जो बर्ड है इस गेस्चर को फ्रेंडली नहीं समझता और वो ह्यूमन प्रेजेंस को पॉसिबल डेंजर तस्वर करता है और एस्केप कर जाता है। इस सिचुएशन से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है कि ह्यूमन इंटेंशन और जो एनिमल परसेप्शन है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। इंसान नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि वो एनिमल के थॉट्स या बिहेवियर को कम्प्लीटली समझ सकता है या कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद थीम ऑफ फियर एंड वेलनरेबिलिटी। यहाँ पर जो है ना बर्ड का जो फियर है और उसका जो वेलनरेबिलिटी है उसके ऊपर आपकी जो तवज्जो है वो लेकर गए हैं। रैपिड आइज का मतलब है तेज़ी से हरकत करती हुई आंखें। जो बर्ड है वो कॉन्स्टेंट अलर्ट है, यानी मुसलसल चौकस रहने की हालत जाहिर कर रहा है। और जो फ्राइटेंड बीड्स है, इसमें जो फ्राइटेंड इसका मतलब है खौफजदा और बीड्स का मतलब है मोतियों जैसे छोटे दाने। अब जो पोइट्स है बर्ड की आंखों को इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि रीडर को उसकी जो क्लियरली फेयर है ना वो महसूस होता है, ठीक है, लाइक वन इन क्यूशियस डेंजर। और यहाँ पर जो क्यूशियस का मतलब है उसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना। स्पीकर भी बर्ड के करीब जाते हुए बहुत मोहतात था, केयरफुल था। इस तरह जो बर्ड और स्पीकर है दोनों में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है। अनसर्टेनिटी यानी ये मालूम ना होना कि सामने वाला क्या करेगा, और ये जो शेयर्ड फेयर है इंसान और एनिमल के दरमियान एक सटल इमोशनल कनेक्शन पैदा कर देता है। इसके बाद है थीम ऑफ ब्यूटी। अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में वॉयलेंस है और जो फेयर है हम उस हिस्से से निकल कर ब्यूटी और ग्रेस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और जो बर्ड है वो अपने फीदर्स को स्प्रेड करते हैं और अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं और जिसकी जो फ्लाइट है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ, साइलेंट, कंट्रोल्ड और ग्रेसफुल दिखाई देती है, ठीक है। ग्रेसफुल का मतलब है बहुत ज़्यादा खूबसूरत महसूस होती है और बैलेंस दिखाई देती है। डिकन्सन जो है ना वो बर्ड की जो फ्लाइट है उसको बहुत नरम अंदाज के साथ कंपेयर करती है, ठीक है, और साथ साथ ऑर्ड्स के साथ भी कंपेयर करती है। जो पोइट्स है उसकी प्रवास को कश्ती के चप्पू चलने से तशबीह देते हैं। इससे ऐसा महसूस होता है जैसे परिंदा हवा में नहीं बल्कि पानी में तैर रहा हो। फिर तितलियों की मिसाल देकर उसकी प्रवास को मज़ीद हल्का और नाजुक बना दिया जाता है। यहाँ इमेजरी यानी अल्फाज के जरिए जहन में तस्वुर बनाया जाता है, ठीक है। आखिर में खौफ का एहसास ख़त्म होकर हैरत और तारीफ में तब्दील हो जाता है। अब हम हर स्टांजा की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यहाँ पर जो ओपनिंग लाइंस हैं, अ बर्ड केम डाउन द वॉक। यहाँ पर जो पोइट है उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट की बजाय ऑर्डिनरी और नेचुरल इवेंट दिखाया है, जैसे ही डिड नॉट नो आई था। स्पीकर कहता है कि जो बर्ड है उसको नहीं मालूम कि मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। ही बिट एन एंगल वार्म इन हाफ्स। यहाँ पर जो बर्ड है वो कीड़े को दो हिस्सों में काटता है, ठीक है। फिर जो सख्ती है उसका मंजर सामने आ जाता है। परिंदा कीड़े को दो हिस्सों में काट देते हैं। एट द फेलोरा, यहाँ पर जो फेलो वो आमतौर पर इंसान के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ कीड़े के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी किसी गैर इंसानी चीज़ को इंसानी खसूसियत दे देना, ठीक है। रॉ का मतलब है कच्चा, जो उस मंजर की सख्ती को मज़ीद वाज़ह करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स हैं, बर्ड ड्रिंक अ ड्रॉप ऑफ ड्यू। तो यहाँ पर जो परिंदा है वो कीड़ों के खाने के बाद ओस का एक कतरा पीता है। इससे मंजर में एकदम नरमी और सुकून पैदा होता है। और इसके बाद जो है कन्वीनियंट ग्रास, ठीक है। यहाँ पर जो कन्वीनियंट ग्रास है, घास को ऐसा बयान किया गया है जैसे वो परिंदे के लिए ख़ास तौर पर मुनासिब हो। फिर परिंदा जो है वो दीवार की तरफ उछलता है और एक भंवरे को गुजरने देता है, ठीक है। यहाँ पर उसके लिए लिखा हुआ है, बर्ड हुक्ड साइडवाइज टूवर्ड द वॉल, इट लेट्स अ बीटल पास, ठीक है। परिंदा कीड़ा खाने के बाद ओस का एक कतरा पीता है। इससे मंजर में एकदम नरमी और सुकून पैदा हो जाता है। कन्वीनियंट ग्रास में घास को ऐसा बयान किया गया है जैसे वो परिंदे के लिए ख़ास तौर पर मुनासिब हो। फिर परिंदा दीवार की तरफ उछलता और एक भंवरे को गुजरने देते हैं। यहाँ पर जो पोइटस है वो एक खूबसूरत फ़र्क दिखाती है। कीड़े के साथ जो बर्ड का रवैया सख्त था वो, लेकिन भंवरे के साथ वो जो नर्म रवैया उसने इख्तियार किया वो। इससे मालूम होता है कि कुदरत में हर वक्त तशद्दुद नहीं होता, बल्कि जानवरों का रवैया मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके बाद है रैपिड आइज़। यहाँ पर जो परिंदे की घबराहट है और जो चौकस है उसको जाहिर किया गया, मुसलसल इर्द गिर्द देख रहा है, ठीक है। फ्राइटेंड बीड्स में उसकी आंखों को मोतियों से तशबीह दी गई है, जिससे खौफ की एक वाज़ह तस्वीर हमारे जहन में आती है।
वेलवेट हेड में जो मखमल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मखमल एक बहुत नरम कपड़ा होता है, इसलिए ये परिंदे की नरमी और ख़ूबसूरती को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ जो पोइट्स हैं एक ही बर्ड में दो मुख्तलिफ कैफियत दिखाती हैं, वो खूबसूरती भी ज़ाहिर करती हैं, ठीक है, जो कि एक अहम खसूसियत है पोएम की, और खौफज़दा जो परिंदा होता है वो भी ज़ाहिर करते हैं। यहाँ कुदरत की मखलूक में बैक वक्त मुख्तलिफ और बज़ाहिर मतज़ाद खसूसियात जो ना उसको ज़ाहिर किया गया है। इसके बाद है कि जो पोइट्स है वो बर्ड के बहुत एहतियात से करीब जाती है, लाइक वन इन डेंजर क्यूशियस। यहाँ पर सिमिली इस्तेमाल हुई है। सिमिली के मतलब है किसी चीज़ को लाइक या एज के जरिए दूसरी चीज़ से तशबीह देना। और यहाँ पर जो पोइट्स है वो अपना केयरफुल जो अंदाज था कि एक ऐसे शख्स से मिलाती है जो ख़तरे में हो, ठीक है। फिर वो परिंदे को क्रम यानी खुराक का एक छोटा सा टुकड़ा देती है और उनका जो इरादा है वो दोस्ताना है, लेकिन जो परिंदा उसे कबूल नहीं करता। क्यूशियस और क्रम में एक ही सी की जो आवाज़ है वो बार बार आती है, जिसे एलिट्रेशन कहते हैं, यानी करीब करीब अल्फाज के शुरू में एक जैसी आवाज़ का इस्तेमाल, ठीक है। इसके बाद है अनरोल हिज फीदर्स है। यहाँ पर जो बर्ड है उसके परों को फैलाने का एक खूबसूरत मंजर दिखाया गया। इंसान के करीब आने पर परिंदा खुद को महफूज करने के लिए वहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। रॉड हिम सॉफ्टर होम, यहाँ पर एक मेटाफर है, ठीक है। मेटाफर का मतलब है किसी चीज़ को बराह रास्त किसी दूसरी चीज़ के तौर पर बयान करना। यहाँ परिंदे की परवाज़ को कश्ती चलाने के अमल से मिलाया गया है। ऐसा महसूस होता है जैसे परिंदा हवा में उड़ नहीं रहा बल्कि पानी में आहिस्ता आहिस्ता कश्ती चला रहा है, ठीक है। और ये जो मेटाफर है इससे परवाज़ बहुत नर्म और ख़ूबसूरत महसूस होती है। इसके बाद है कि जो बर्ड है उसकी परवाज़ को समुंदर में चलाने वाले चप्पू से तशबीह दी गई। चप्पू पानी को काटते हुए कश्ती को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल इसी तरह जो बर्ड है उसके जो पर है वो हवा को काटते हुए उसे आगे लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और टू सिल्वर फारासीम में इस सेंटेंस में इस फ्रेज़ में जो बर्ड की हरकत है उसको बहुत ज़्यादा चमकदार और हमवार दिखाया गया। ऐसे महसूस होता है कि वो हवा में कोई निशान भी नहीं छोड़ता। इससे माहौल में जो खौफ है वो ख़त्म हो जाता है और जो सुकून है, खूबसूरती है और जो तारीफ़ है वो शामिल हो जाती है, ठीक है। और जो इसके लास्ट टू सेंटेंसेस हैं इसके बाद जो आखिरी दो लाइंस हैं उसमें क्या है कि जो हमारी पोइट्स है वो बर्ड की परवाज़ को तितलियों के साथ भी मिलाती है। स्विम का लफ्ज़ आमतौर पर पानी में हरकत करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ इसे हवा में उड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इससे हवा एक ख्याली समुंदर की तरह महसूस होती है। और जो प्लैशलेस है इसका मतलब बगैर किसी छपाकी या आवाज़ के। इस लफ्ज़ से परिंदे की इंतहाई नर्म और खामोश जो परवाज़ है वो सामने आती है। आखिर में आज़ादी, खूबसूरती, सुकून और इन सब चीज़ों का जो एहसास है ना वो पैदा किया जाता है। इसलिए आखिरी असर खौफ का नहीं है बल्कि हैरत और हुस्न का है, ठीक है। और इस पोएम में जो परिंदा सिंबल भी है। सिंबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अपने ज़ाहिरी मतलब के अलावा किसी गहरे ख्याल की नुमाइंदगी करे, ठीक है। परिंदा कुदरत की नुमाइंदगी करता है। वो कीड़े को खाते वक्त शिकारी है, इंसान से डरते वक्त कमज़ोर है, उड़ते वक्त वो खूबसूरत और आखिर में आज़ादी हासिल करते हुए नजर आता है। इस तरह एक ही परिंदा कुदरत के कई मुख्तलिफ पहलुओं को ज़ाहिर करते हैं। पोइट्स जो है वो हमें ये बताते हैं कि कुदरत को सिर्फ खूबसूरत या सिर्फ ख़तरनाक कहना दुरुस्त नहीं है, इसमें कई मुतज़ाद हकीकतें एक साथ मौजूद हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद जो पोइट्स है वो हमें अर्थवर्म की वल्नरेबिलिटी और उसकी जो मौत है उसको ज़ाहिर करती है। वो परिंदे का शिकार बन जाता है, ठीक है, और उसकी ज़िंदगी फिर ख़त्म हो जाती है। इस मंजर के ज़रिए जो पोइट्स है वो कुदरत का एक ऐसा पहलू दिखाते हैं जो खूबसूरत नहीं बल्कि सख्त है। ये हमें बताता है कि कुदरत में एक मखलूक की बका कभी दूसरी मखलूक की मौत से जुड़ी होती है, यानी परिंदे के लिए जो खुराक है वही कीड़े के लिए मौत का सबब बनते हैं। इस तरह जो पोइट्स है ज़िंदगी और मौत के दरमियान ताल्लुक़ को भी ज़ाहिर करती है, ठीक है। और बवरे का जो जिक्र मुख्तसर सा किया गया है लेकिन जहाँ पर ये बहुत अहम है, परिंदा इससे नुकसान पहुँचाने के बजाय गुजरने देता है। इस छोटी सी बात से मालूम होता है कि कुदरत में हर ताल्लुक़ तशद्दुद पर मुबनी नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब है गैर इंसानी मखलूक को इंसानी खसूसियात देना। परिंदे के लिए ही कहा गया है, ठीक है। कीड़े को फैलो कहा गया है। उसकी आंखों को खौफज़दा दिखाना और परिंदे के लिए होम का लफ्ज़ इस्तेमाल करना इसे इंसानी अंदाज में पेश करता है, ठीक है। इससे जो ऑडियंस है वो बर्ड के साथ ज़्यादा कह ले हमदर्दी महसूस करते हैं।
अब ना सिमिली भी यहाँ पर इस्तेमाल हुई हुई है और मेटाफर भी। सिमिली जो है ना, सिमिली में हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से वाज़ेह तौर पर मिला देते हैं, जैसे लाइक वन इन डेंजर, लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। यहाँ पर जो पोइटस है वो अपने मोहतात अंदाज को ख़तरे में मौजूद शख्स के साथ मिलाती है, ठीक है। और फ्राइटेंड बीड्स, इसमें जो आंखों को मोतियों से मिलाया गया, ठीक है। फिर प्लैशलेस एज दे स्विम, यहाँ पर परवाज़ को तैरने से मिलाया गया है। अब जो मेटाफर है उसमें जो कंपेयर है वो डायरेक्ट होता है विदाउट लाइक और एज, ठीक है। रॉड हिम सॉफ्टर होम, यहाँ पर परिंदे की परवाज़ को कश्ती चलाने के अमल की तरह पेश किया गया। इन दोनों तरीक़ों का मकसद, इन दोनों लिटरेरी डिवाइसेस का जो मकसद है वो ये है कि जो ऑडियंस है सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़े बल्कि मंजर को अपने जहन में भी देख सके, ठीक है। इसके बाद इमेजरी का यूज़ है, और इमेजरी का मतलब ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करना जिससे जो ऑडियंस है उसके जहन में किसी मंजर की वाज़ेह तस्वीर बन जाए, ठीक है। इसमें जो परिंदा था, कीड़ा था, घास था, औस थी, इन सब की जो इमेज है वो ऑडियंस के माइंड में बन जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ना वर्ड इस्तेमाल किया गया था वेलवेट हेड। इसको पढ़ने के बाद ना नरमी का एहसास होता है, ठीक है। इसके बाद है केम बिट, और साथ में एट, ड्रैंग, हुप, ग्लैंस, रॉ, लिप, स्विम। ये जो अल्फाज हैं मुसलसल हरकत पैदा करते हैं। इस वजह से जो पोएम हमें एक ज़िंदा मंजर की तरह महसूस होते हैं, जिससे हम खुद उस परिंदे को अपने सामने हरकत करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन का मतलब होता है करीब करीब अल्फाज के शुरू में एक जैसी आवाज़ का बार बार आना। मिसाल के तौर पर क्यूशियस की आवाज़, ठीक है, उसमें सी का साउंड, क्रम में जो सी की साउंड थी, ठीक है। ये दोनों जो स्टार्टिंग साउंड थी सी की, ये एलिट्रेशन थी। इस टेक्निक से पोएम के अल्फाज में एक ख़ास मौसीकी पैदा हो जाती है, यानी पोएम पढ़ते हुए अल्फाज सिर्फ मायने नहीं देते बल्कि उनकी आवाज़ भी एक ख़ास असर पैदा करती है। ख़ासतौर पर आखिरी जो हिस्सा था पोएम का, उसमें नर्म आवाज़ परिंदे की पुरसकून परवाज़ के साथ अच्छी तरह से मैच करती है। नेक्स्ट है एनोमेटोपिया एंड डैशेस। एनोमेटोपिया ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो किसी आवाज़ का एहसास पैदा करते हैं। प्लैश पानी में होने वाली छपाके जैसी आवाज़ को जाहिर करते हैं, जबकि प्लैशलेस का मतलब बगैर छपाके की है, ठीक है। इससे परिंदे की परवाज़ की खामोशी और नरमी नुमाया हो जाती है। डिकन्सन की शायरी में जो डैशेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम है। ये जुमले में वक्फा पैदा करते हैं, ख्याल को अचानक रोक सकते हैं और किसी लफ्ज़ या मंजर पर ख़ास तवज्जो दिलाते हैं। इस वजह से जो पोएम है वो ऐसी महसूस होती है जैसे जो पोइटस है वो परिंदे को देखते हुए अपने ख्यालात और जो उसके मुशाहदात है वो फ़ौरन के फ़ौरन बयान कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन एंड टोन। डिकन्सन कई आम अल्फाज को जो है ना बहुत बड़े हरूफ से लिखती है, जैसे बर्ड, वॉक, ड्यू, ग्रास, वॉल, बीटल, ओशन, बटरफ्लाइज और नून। ये यहाँ पर ना इन सब वर्ड्स में उन्होंने अनयूजुअल कैपिटलाइजेशन का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। आम और इससे ये एक आम कुदरती चीज़ ज़्यादा अहम और कभी कभार पूरे महसूस होने लगती है। यहाँ जो पोएम की टोन है वो भी बदलती रहती है। टोन से मुराद जो पोइटस है उसका रवैया और जज्बाती अंदाज है। शुरू में जो पोइटस है वो तजस्सुस से कीड़े को देख रही है। कीड़े के मरने पे माहौल जो है वो हमें थोड़ा सा परेशान कुन दिखाई देता है और परिंदे के खौफ से बेचैनी पैदा होती है, और आखिर में उसकी जो परवाज़ है वो देखकर जो पोइटस है उसके अंदाज में सुकून और तारीफ आ जाती है। नेक्स्ट मूड है, फॉर्म और स्ट्रक्चर है। मूड से मुराद वो एहसास है जो पढ़ने वाले जो पोएम है उसको पढ़ने वाले के दिल में पैदा होता है। शुरू में जो माहौल है वो पुरसकून है, ठीक है, लेकिन कीड़े के मौत से ये डिस्कम्फर्ट में चेंज हो जाता है, एंग्जाइटी में, बेआरामी पैदा हो जाती है। परिंदे के खौफ से यानी यहाँ पर भी बेचैनी पैदा हो जाती है, जबकि आखिरी परवाज़ जो है वो एक पुरसकून और तकरीबन हमें ना जादुई एहसास पैदा करती है। पोएम की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर जो है ना ये बहुत मुनज़्ज़म है। इसमें टोटल जो है ना वो 20 लाइन्स हैं, 5 स्टांस हैं और हर स्टांजा में 4 लाइन्स हैं, ठीक है। जो पहला स्टांजा उसमें परिंदा आता है और कीड़ा खाता है, दूसरे में ओस पीता है और भंवरे को गुजरने देता है, तीसरे में खौफज़दा होता है, चौथे में जो पोइटस है उसे खुराक देती है और वो उड़ जाता है, जबकि पाँचवें में उसकी खूबसूरत जो परवाज़ उसको बयान किया गया है। इस तरतीब से पोएम एक वाज़ और मुसलसल वक्फे की तरह आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। अब जो है ना लास्ट वाला है, इसमें कंट्रास्ट है, पैराडॉक्स है ह्यूमन वर्सेस एनिमल का।
अब इस स्लाइड में जो पोइम है उसके बहुत अहम कंट्रास्ट जो है वो सामने आते हैं। कंट्रास्ट का मतलब है दो मुख्तलिफ या मुखालिफ चीज़ों को एक साथ दिखाना। यहाँ जो कीड़े की मौत है उसके मुकाबले में परिंदे की खूबसूरत परवाज़ और तशद्दुद के मुकाबले में नरमी, ठीक है, ब्रूटैलिटी वर्सेस ब्यूटी, खौफ के मुकाबले में आज़ादी, फेयर वर्सेस फ्री या फ्रीडम, शिकार के मुकाबले में कमज़ोरी, कमज़ोर जो मखलूक है वो, बेचैनी के मुकाबले में सुकून, ज़मीन के मुकाबले में आसमान और खाने के मुकाबले में उड़ने को रखा गया, ठीक है। ये जो कंट्रास्ट है ये पोइम का सेंट्रल मैसेज है और ज़्यादा वाज़ है, ठीक है, ये वाला पैगाम है। अब इस साथ में ना पैराडॉक्स भी है। पैराडॉक्स से मुराद ऐसा ज़ाहिर मुतज़ाद ख्याल है जिसके अंदर एक गहरी हकीकत मौजूद हो। परिंदा इतना ताकतवर है कि वो कीड़े को मार सकते हैं, लेकिन वही परिंदा इंसान से खौफज़दा होकर भाग जाता है, यानी वो एक ही वक्त में शिकारी भी है और कमज़ोर भी है। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हमें बताती है कि कुदरत को सिर्फ ताकत या सिर्फ कमज़ोरी के ज़रिए नहीं समझा जा सकता। फिर ये भी है, यहाँ पर हमें ना इंसान और जो जानवर उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ है ना उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। शायर जो है वो परिंदे को इंसानी अंदाज में ही क्यूशियस, फैलो और होम जैसे अल्फाज से बयान करते हैं। इंसान की जो नीयत है वो अच्छी है, वो परिंदे को खाना देना चाहता है, लेकिन परिंदा जो है ना वो स्पीकर के इरादे को नहीं समझ पाता, उसे ख़तरा समझ कर उड़ जाता है। इससे पोइम का एक बहुत अहम सबक सामने आता है। इंसान फितरत को ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन फितरत को जो है वो मुकम्मल तौर पर कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। हर मखलूक अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसके मुताबिक आज़ादाना अमल करना चाहती है। टेक केयर, थैंक यू सो मच।